हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसएससी एग्जामिनेशन का अर्थात स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन के प्रश्नों में से ए लेटर से जितने भी आज तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स आए हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, चाहे वह CHSL का हो या CGL का हो, हायर सेकेंडरी का हो, मल्टीटास्किंग का हो, जिसका भी हो, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसका क्रीम निकाल के मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसे बने रहिएगा और इसे खूब अच्छी तरह से समझिएगा, अपने कंसेप्ट को बनाइएगा। मैं खूब अच्छी तरह से इसे समझाने जा रहा हूँ। तो बिना समय गवाए हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला इडियम्स क्या है? अ डार्क हॉर्स। अब देखिए, डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो अंधेरा घोड़ा तो नहीं होगा, इसका सिंपल मीनिंग होगा काला घोड़ा। तो ये मत समझिएगा कि इसका मतलब जो काला घोड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बहुत ही बलिष्ठ हो गया। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में शनि भगवान के पास जो है काला घोड़ा भी रहता था। तो हम लोग उसके शनि भगवान से, शनि ग्रह से बचने के लिए जो है ना, घोड़े की नाल का भी यूज करते हैं। तो मेरे बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप ये मत समझिएगा कि यह काला घोड़ा, इसका अपना, इस इडियम्स का अपना एक हिडन मतलब है, एक छिपा हुआ मतलब है। इसका मतलब हुआ छिपा रुस्तम, जो अंदर ही अंदर बहुत ही तैयारी करके बैठा हुआ हो और बाहर से झलकने नहीं दे रहा हो। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं आपका कोई फ्रेंड है जो अंदर अंदर बहुत ही तैयारी करके बैठा हुआ हो और बाहर से आपको पता नहीं चलने दे रहा हो और अचानक वो एग्जाम को हिट कर देता है। तो वैसी स्थिति में आप उसको बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बहुत ही छिपे रुस्तम निकले। तो ऐसे इडियम्स के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सो एन अननोन पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, so the weak student became a dark horse and won the first prize। तो वो अंदर से बहुत तेज था, ऊपर से वीक दिखाई पड़ रहा था और इसलिए वो सफल हो गया। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ रुस्तम, जो अंदर से अंदर ही अंदर बहुत कुछ करने की ताकत रखता हो। चलिए, दूसरा जो है वो है हरकुलियन टास्क। अब देखिए, पहले हम लोग इसके सेंस को पकड़ेंगे। हरकुलस जो है यूनान का एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा था, बहुत ही बड़ा फाइटर था और यूनान में लोग उसे गॉड की तरह उसकी पूजा करते थे। आप याद करिए, अपने यहाँ भी जो है हनुमान जी को जो है बहुत ही पावरफुल माना जाता है और हम लोग उनसे शक्ति मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उसी तरह से जो हरकुलस को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और जो काम हरकुलस को दे दिया गया, इसका मतलब हुआ कि वह काम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही परेशानी वाला है। तो इसी से इस इडियम्स की रचना हुई है कि हरकुलियन टास्क का मतलब हुआ अत्यंत ही कठिन कार्य, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। सो क्लीनिंग द रूम वाज अ हरकुलियन टास्क फॉर लेजी मेड। अब देखिए, अब मेड कैसी है? लेजी है, काम करना उसको पसंद नहीं है। अब उसको रूम साफ करने के लिए दे दिया गया तो उसके लिए पहाड़ से काम हो गया। तो यहाँ पे उसके लिए हमने यूज कर दिया हरकुलियन टास्क। अब देखिए, अगला जो है वो कहता है अ लेम एक्सक्यूज। अब लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। तो लंगड़ा बहाना थोड़े होता है, यहाँ पर मतलब हुआ बहाना। लंगड़ा बहाना का मतलब हुआ असंतोषजनक बहाना, उस तरह का बहाना जिसमें कोई दम ही नहीं था, है ना। उस तरह का बहाना जिसमें किसी भी, कोई भी प्रकार का उसमें लॉजिक नहीं हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अ लेम एक्सक्यूज, कमजोर बहाना जिसमें कोई दम नहीं हो। अब कर रहा है अ वीक अनकन्विंसिंग एक्सक्यूज, द रैट एट द आयरन रॉड। अब इसका रहा है कि चूहा जो है आयरन रॉड को खा गया। ये दो दोस्तों की कहानी थी। एक दोस्त जो है 500 केजी का रॉड जो है दूसरे के घर में रख दिया था, वो कहीं बाहर जा रहा था और जब वो आया वापस मांगा उसने, तो पहले वाले दोस्त ने कहा कि मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि तुम्हारे उस 500 केजी के आयरन रॉड को चूहे खा गए हैं। तो ये एक्सक्यूज जो है वो चलेगा नहीं? चलेगा ना। तो इस तरह के बहाना को हम लोग बोलते हैं अ लेम एक्सक्यूज।
अगला है अ रेड लेटर डे। अब अ रेड लेटर डे का मतलब होता है कि एक बहुत ही यादगार दिन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यादगार दिन होता है लेकिन इसमें खुशी भी शामिल होता है। अगर कोई बहुत ही दुख का दिन है तो उसको आप रेड लेटर नहीं बोल सकते हैं। आपका बर्थडे है, कल आपका मैरिज एनिवर्सरी होगा, आपके घर में कोई फंक्शन होगा, कल को जब आपकी जॉब लगेगी, एसएससी में जिस दिन जॉब लगेगा आपका, वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे होगा। वो होल लाइफ आपको याद रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये विशेष स्मरणीय दिन होता है लेकिन इसके साथ साथ इसमें खुशी भी शामिल होती है। सो हर प्रमोशन वॉज अ रेड लेटर डे इन हर करियर, है ना। अब जिस दिन उसका प्रमोशन हुआ वो तो उसको होल लाइफ याद रहेगा ना कि इस दिन मेरा प्रमोशन हुआ। अगला इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉ का मतलब पहले समझिए। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास भूसा। तो किसी को हम बोलते हैं कि तुम तो घास भूसे वाले आदमी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी को आप घास भूसे वाला आदमी बोलिएगा, इसका मतलब तो यही निकला ना कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, प्रभावहीन व्यक्ति है। सो अ पर्सन ऑफ नो सब्सटेंस और इन्फ्लुएंस। सो द लाउड टॉकर वॉज जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ विथ नो रियल पावर। लंबी लंबी बात कर रहा था लेकिन उसके पास अंदर में कोई दम नहीं था। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ही वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। आप देखते हैं कोई सोशल फंक्शन, किसी के यहाँ शादी विवाह वगैरह होता रहता है, बाहर में गेट पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, ऐसे ही अंदर झांकते रहते हैं। मतलब क्या कि दे वे आर हैविंग नो सब्सटेंस, सो दे आर सिंपली मेन ऑफ स्ट्रॉ। तो ये समझ गए होंगे इस वर्ड, इस फ्रेज को आप अच्छी तरह से। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब देखिए जब हम लोग बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो अब क्लोज का मतलब क्या होता है पहले समझिए। क्लोज का मतलब होता है एकदम समीप, है ना। और फिस्टेड का मतलब क्या होता है? बंद, मुट्ठी बंद। तो अब हम बोलते हैं कि बंद मुट्ठी वाला आदमी। तो ऐसा नहीं है कि बंद मुट्ठी वाला आदमी बहुत शक्तिशाली हो गया और किसी को भी पकड़ करके पीट देगा, यहाँ पर वो सेंस नहीं है। यहाँ पर इसका इकोनॉमिक सेंस है, यहाँ पर इसका फाइनेंशियल सेंस है। बंद मुट्ठी वाला आदमी का मतलब कि उसके लिए पैसा एकदम बंद है, वो पैसा निकाल नहीं सकता है, वो एक्सट्रीमली कंजूस है, माइजर है, स्टिंगी पर्सन है। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब हुआ कंजूस व्यक्ति। अंकल सैम इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन हु नेवर टिप्स, मतलब वो कभी किसी को टिप वगैरह नहीं देते हैं, है ना। ही इज नोन फॉर हिज माइजरलीनेस। तो ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। सॉरी। अब देखिए पहले हमने अभी आपको बताया था अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या हो? जिसमें कोई दम नहीं हो। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, तो शब्दों वाला आदमी। तो जब शब्दों वाला आदमी बोलेंगे मतलब उसको बहुत जानकारी होगी, है ना। शेक्सपियर के पास 500 वर्ड्स का के ऊपर उसका फुल कमांड था एंड ही हैज बिकम शेक्सपियर। तो आप समझिए कि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ विद्वान व्यक्ति, साहित्यकार। सो अ स्कॉलर और लिटरेरी पर्सन। और फिर मैंने एग्जाम्पल भी शेक्सपियर के ऊपर ही दिया है। शेक्सपियर वॉज ट्रूली अ मैन ऑफ लेटर्स। अगला कहता है अ बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए बर्ड्स आई व्यू का मतलब आप ऐसे समझिए, कोई पक्षी अगर आकाश में उड़ रही है तो उसको नीचे कैसा दिखता होगा, एक जनरल, है ना, आउटलुक उसको कैसा आता होगा, जनरल उसका दृश्य कैसा आता होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से सामान्य दृष्टि, अ जनरल व्यू फ्रॉम एवम। अब देखिए आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे चले जाइए, चढ़ जाइए, ऊपर से जब आप नीचे देखिएगा तो आपको सब देखने में कैसा लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। अभी तो आप लोग स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, आई विश कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो और फिर आपको आगे भी फ्लाइट से जाने का मौका मिलेगा। और जब आप विंडो सीट से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए अगला वर्ड है अ ब्लैक शिप।
अब ब्लैक शिप का मतलब ये नहीं हुआ जैसे हमने कह दिया था कि डार्क हॉर्स, उसी तरह से ये नहीं हुआ कि काला भेड़, ये नहीं मीनिंग हुआ। अब ब्लैक शिप का मतलब हुआ कुख्यात व्यक्ति, अ नोटोरियस पर्सन, जिसका समाज में जो है बदनामी के कारण जो समाज में जाना जाता है, और यह सोशली भी होता है और किसी फैमिली के अंदर भी होता है। तो फैमिली में भी अगर इस तरह की बात है जिससे उस फैमिली की बदनामी हो रही है, उस कुल की बदनामी हो रही है, तो उस व्यक्ति को हम अब ब्लैक शिप ही बोलेंगे। सो अ डिसरेस्प्यूटेबल फैमिली मेंबर, माई ब्रदर इज द फैमिली ब्लैक शिप हु नेवर कॉल्स। तो फैमिली के लिए वो बेकार व्यक्ति है, फैमिली के लिए जो है बहुत ही जो है बदनाम व्यक्ति है, कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक शिप का मतलब हो गया कुख्यात व्यक्ति, नोटोरियस पर्सन। इट मे बी फॉर द फैमिली और इट मे बी फॉर द सोसाइटी। अगला है अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसके सेंस से ही आपको समझ में आता होगा, अगर आप किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो कैसा फील करेगी, है ना, वो बहुत ही असहज हो जाएगी, है ना, छटपटाने लगेगी। तो उसी या आपको उसी तरह से हम लोग जो है ऑक्सीजन लेने के लिए हवा में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अगर हमको पानी में फेंक दिया जाए तो हम लोग वहाँ असहज महसूस करने लगेंगे। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हुआ असहज स्थिति में कोई व्यक्ति आ गया हो तब। जैसे समवन इज एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अब कोई जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है तो उसके लिए हम लोग इस ईडियम का प्रयोग करेंगे कि अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए एग्जाम्पल हमने दिया कि द फार्मर फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द फैशन शो। अब वो फार्मर है, किसान है, उसको आपने जो है फैशन शो में बिठा दिया है, उसको क्या लगेगा, वो अपने आप को तो बहुत अनईजी फील करेगा, अपने आप को एकदम लगेगा कि कब वहाँ से उठ करके भाग जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस ईडियम का यूज करते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी माने होता है आग में घी डालना, मतलब किसी चीज को और भड़का देना, किसी चीज को और उस्का देना, किसी कोई चीज गड़बड़ा रहा है उसमें और पिन मार देना तो और भड़क जाएगा ना, स्थिति को और बिगाड़ देना। सो मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। तो पहले से ही बैड है और उसको और उसने वर्स कर दिया। So his insult added fuel to the flame of their argument. अब वो व्यक्ति अपना आर्गुमेंट दे रहा था, अब उसमें उसका इंसल्ट कर दिया गया तो और ही भड़क गया वो। तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और भी खराब कर देना। अगला है ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप। अब समझिए कैप का मतलब क्या होता है, टोपी। फीदर का मतलब क्या होता है, पंख। तो किसी के टोपी में पंख लगाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको कोई एक्स्ट्रा सम्मान दे रहे हैं ना, किसी के टोपी में आप पंख लगा रहे हैं, इसका मतलब यही ना हुआ कि आप उसको एक्स्ट्रा सम्मान दे रहे हैं, कोई नई उपलब्धि उसके लिए मिल रही है ना। सो अचीव न्यू सक्सेस ऑनर। आप देखते होंगे आर्मी में, मिलिट्री में, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है ना तो उसको एक नया तमगा दिया जाता है, एक नया मेडल दिया जाता है, वो ऐड होता है। उसी तरह से प्राचीन रोम में जो सेना में लोग होते थे, जब और कुछ अच्छा काम करते थे तो उनके कैप में एक और जो है पंख लगाया जाता था और उसके आधार पे उनका सम्मान समझा जाता था। तो इसी से ये बना है इडियम ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, मतलब एक नई उपलब्धि है ना। सो द गोल्ड मेडल एडेड अ न्यू फीदर इन हर कैप। अब देखिए किस एक जो है गोल्ड मेडल मिला तो उसके लिए एक नई उपलब्धि होगी। अब नीरज चोपड़ा जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, बाद में जाके ओलंपिक में भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, उनको वहाँ भी मेडल मिल गया। तो क्या हो गया, इट वाज जस्ट एडिंग अ न्यू फीदर इन हिज कैप। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप लोग। अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। अब एप्पल का मतलब होता है सेव और आई का मतलब आँख। तो आँख का सेव नहीं ना होगा, यहाँ सेव से उपमा दी जा रही है। सेव जो है मीठा फल है, सेव जो है प्यारा फल है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि आँखों का प्यारा होना,
और हिंदी में इसीलिए हम लोग बोलते हैं आंखों का तारा होना। मतलब आंखों का तारा होना मतलब सबसे प्रिय व्यक्ति। बच्चे जो है अपनी माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं। सो समवन चेरिस्ड एबव अदर्स, सो हर बेबी इज द एप्पल ऑफ हर आई। किसी के लिए भी उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हुआ सबसे प्यारा होना, आंखों का तारा होना। हम समझ गए होंगे। अगला है एट द 11th आवर। अब एट द 11th आवर मतलब 11वें घंटे में आप कोई काम कर रहे हैं। 12 घंटे का हम लोग पीरियड बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई काम जो है आप अंतिम समय में कर रहे हैं, और अंतिम समय में किया गया काम जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द चांस, इट मे बी अ सक्सेस और इट मे बी अ फेल्योर। तो चूंकि अंत में अब आप अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अंतिम समय में शुरू करते हैं, 15 दिन का समय बचा हुआ, अब लगे जो है वर्ड पावर रटने के लिए, तो कोई रिजल्ट आएगा। सो फॉर दैट will be a great reason, that will be a big reason that you have started your preparation at the 11th hour। और कोई काम आप बहुत पहले से लगे हुए, आपको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन अंतिम समय में आपको सफलता मिल गई, तो ये इसका इफेक्ट पॉजिटिव हो गया। सो ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। एंड द लास्ट वन इज एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है कि पहली नज़र में, पहली नज़र, फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, कि आप किसी भी जगह जाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका गेस्चर पोस्चर ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, आप बी ग्रेड का कपड़ा पहन के जाइएगा तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन गड़बड़ा जाएगा। और यही इम्प्रेशन लंबे समय तक चलता है। जो पहली बार आदमी जैसा दिखता है वही इम्प्रेशन लंबे समय तक चलता है। तो एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है कि पहली नज़र में आपका क्या इम्प्रेशन गया। एट फर्स्ट साइट फर्स्ट इम्प्रेशन। सो एट द फर्स्ट ब्लश आई थॉट इट वाज फेक गोल्ड। अब कोई जानकार व्यक्ति जैसे ही उसके हाथ में सोना है, उसने देखते के साथ समझ लिया कि अरे ये तो नकली सोना है। तो फॉर दैट वी यूज दिस एट द फर्स्ट ब्लश। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया है कि सर आपका तो वर्ड सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों ना एक वर्ड ऑफ डे आप स्टार्ट करते हैं, और अच्छे अच्छे वर्ड जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है वैसे वर्ड को पर डे एक वर्ड को एग्जाम्पल, उसका प्रोनाउंसिएशन सब आधार पर उसको डिस्कस करिए। तो उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है और उसको अपने शॉर्ट्स में डाला है। तो अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उसे भी वॉच करिए, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, या जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारे वीडियो, सारे शॉर्ट्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं फिर जो है या तो इडियम्स को कंटिन्यू करूँगा या फ्रेजल वर्ब को कंटिन्यू करूँगा। आप लोग का जैसा सजेशन आएगा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करूँगा। तो वर्ड सेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं आगे बहुत है ना करता रहूँगा। आपका सहयोग चाहिए, आप इसको देखते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वर्ड पावर सेक्शन के साथ। So with this it is over, and Vande Mataram, and Jai Bharat।